बोहर त्रिज्या। ऑल ऑफ यू लिसन। हमने कल की क्लास में आप सभी को समझाया था बेटा कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में कंक्लूजन के रूप में लास्ट में दो बातें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हैं और प्रत्येक कक्षा में चक्कर के दौरान आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद इनके परमाणु मॉडल में कमी प्राप्त हो गई तो बोर ने अपनी परिकल्पनाओं द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। बोर की परिकल्पनाओं में आपने 3 परिकल्पना पढ़ी थी। पहली परिकल्पना आपको अच्छे से याद है कि बोर ने समझाया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर कर रहे हैं तो चक्कर के दौरान कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई। यहाँ ध्यान दीजिए जरा बच्चों, हमने कल की क्लास में आपको समझाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है तो उसके कक्षा की त्रिज्या, उसका वेग और उसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने का डेरिवेशन हम लोगों को पढ़ना है। और आपको जो है ये समझाए हुए हैं कि किसी भी परमाणु के समस्त प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उदासीन अवस्था में परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं। यही एक्सप्लेन किए थे। बोहर त्रिज्या का डेरिवेशन आया था, इलेक्ट्रॉन वेग का डेरिवेशन आया था, ऊर्जा का डेरिवेशन आया था। और बच्चों कल की क्लास में सूक्ष्म संरचना नियतांक नामक एक टॉपिक भी डिराइव किए थे। थोड़ा सा झटके में देख लीजिए क्या कैसे आया था, क्योंकि कल की बैलोज की हमें रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने मान लिया था कि माना कोई एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है। अब बच्चों अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है तो इसका मतलब उस परमाणु में Z प्रोटॉन है। और अगर जो है परमाणु में Z प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हमेशा नाभिक में होते हैं, तो नाभिक पर आवेश इन्हीं प्रोटॉनों के आवेश के समतुल्य होता है। यानी नाभिक में आवेश Z प्रोटॉनों के आवेश के समान होगा। एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है तो नाभिक का संपूर्ण आवेश प्लस ZE हो गया। मान लेते हैं नाभिक से r दूरी की कक्षा में, r त्रिज्या की कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन आवेश E एवं द्रव्यमान v वेग से नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा हमने बताया था, याद करिए वो चित्र जो कल हमने बनाया था कि एक परमाणु का ये नाभिक है, ऐसा हम कल्पना करते हैं जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अगर इस परमाणु का नाभिक है का परमाणु क्रमांक Z है तो इसमें Z प्रोटॉन होंगे और इसलिए इस नाभिक का आवेश प्रोटॉनों के आवेश के कारण बनता है और Z प्रोटॉनों का आवेश प्लस ZE, तो ये नाभिक का आवेश हुआ प्लस ZE नाभिक का आवेश है। ये मान लिए कि नाभिक से r दूरी की कक्षा में कोई एक इलेक्ट्रॉन आवेश E v वेग से नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है नाभिक का। ऐसा हम लोगों ने कल मान लिया था। और याद करिए कि अगर ये नाभिक के बाहर चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ध्यान से समझो जरा, नाभिक के बाहर चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है और जिसका वेग v है, ये जब जो है नाभिक के बाहर चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो रदरफोर्ड के हिसाब किताब से इलेक्ट्रॉन को अपने वृत्तीय पथ को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होगी। और अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा या मिलता है। हमने कल यहाँ दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल
वैसे आप जानते हो अभिकेंद्र बल मीन्स वृत्तीय गति को पूर्ण करने हेतु बल, और ये हमेशा जो है mv²/r होता है। तो अभिकेंद्र बल mv²/r होगा, और ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के वैद्युत आकर्षण बल से बनेगा। आपको ये पता है कि दो आवेशित कणों के बीच का वैद्युत बल कूलाम सूत्र से निकालते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच के बल को हम कूलाम सूत्र से 1/4πε0 और Q1 यहाँ ZE है और Q2 -E है, चिन्ह नहीं ले रहे हैं, r²। आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का वैद्युत आकर्षण बल। दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे समझ लीजिए, याद हो जाए। r से स्क्वायर कट गया, mv² बराबर 1/4πε0 ZE²/r, एक समीकरण बन गया। आप सभी लोग ध्यान से देखें, हम जो है बोहर की परिकल्पना का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन n कक्षा में चक्कर कर रहा हो तो बोहर परिकल्पना के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के चक्रण हेतु आवश्यक कोणीय संवेग mvr कक्षा संख्या के nh/2π गुना होता है, और एक समीकरण ये बन। चलिए तो यहां ध्यान दीजिए जरा, mvr बराबर nh/2π, ये एक समीकरण 2 हो गया। अब उसके बाद इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करें तो हमारे पास r का मान आ जाएगा और r के मान से b का मान आ जाएगा। यही सब करेंगे। गौर से देखो, यहाँ v² है तो इसको स्क्वायर करके समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो या 2 को 1 से, चाहे जैसे। तो हमने बताया था समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 का स्क्वायर है। समीकरण 1 को समीकरण 2 के स्क्वायर से भाग दें तो समीकरण 1 रहमान mv² है, रहमान समीकरण 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये m²v²r²। यहाँ बेटा समीकरण 1 है 1/4πε0 ZE²/r डिवाइडेड बाई इससे n²ah²/4π², क्योंकि हम वर्ग करके भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, m से स्क्वायर कटा, v² पूरा कट गया, ऊपर 1 बचा केवल, यहाँ m बचा, ये v² कट गया था, r² बचा। 1/4πε0 ZE²/r, भाग का चिन्ह का गुणा का पलट दी जाता है, 4π² समझे रहोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। r² से घात कटी, 4π से ये घात और 4 कट गया, बचा क्या 1/m × r। ध्यान से देखिएगा, 1/m × r बराबर यहाँ ऊपर बचा है पाई, ये वाला ZE²/n²h²ε0, यही बचा है। हमको r चाहिए, r बराबर ये पूरा ऊपर आ गया n²h²ε0 अपान, देखो n/h² इधर आ गया, ये सब नीचे क्या Z πe²m, ये पूरा इस तरह से r की वैल्यू आ गई n²h²ε0 और m r का इसमें गुणा हुआ, r छोड़ के बाकी नीचे कर दिए Z πe²। और बच्चों ये जो r का मान आया है इसे हम जो है याद रखेंगे, हर डेरिवेशन में ये इस्तेमाल होगा, इसीलिए हम थोड़ा इसको रिवाइज भी किए कि जैसे मान लो वैल्यूज हमको भी जरूरत पड़ेगी r की, हम कहाँ से पता लगाएंगे। तो यहाँ r की वैल्यूज देखिए जरा, जहां चाहेंगे यही रखेंगे, r बराबर n², सभी लोग ध्यान से देखिएगा, r बराबर n² h²ε0 Z πe², यही r की वैल्यू रहेगी, जहां हम जरूरत समझेंगे Z πe² यूज करेंगे। अब बेटा इस r की वैल्यू में आप थोड़ा सा यहाँ समझो कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है, और आपको हमने एक्सप्लेन किया था, याद करिए
अगर जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए चर्चा करें त्रिज्या निकालने का, तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए Z का मान 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ये सूत्र बन जाएगा R बराबर n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, Z हट करके पाई E स्क्वायर m हो जाएगा। Z 1 हो गया। H का मान 6.6 गुणे 10 घात माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12, पाई का मान 3.14, ई का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, एम का मान 9 गुणे 10 घात माइनस 31। रखकर पूरी मलाई को हल करोगे तो आ जाता है 0.53 एंगस्ट्राम। तो ये इस तरह से हमने आपको बताया था R बराबर एन स्क्वायर गुणे 0.53 एंगस्ट्राम, ये आ गया था। और बच्चों याद करो, एन की जगह 1 रख दें तो पहले कक्षा की त्रिज्या आएगी, एन की जगह 2 रख दें दूसरे कक्षा की त्रिज्या। यू कैन से एन की वैल्यूज रखते हुए हम हाइड्रोजन परमाणु के समस्त कक्षाओं की त्रिज्या मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर देखो जरा थोड़ा ध्यान से, एन की जगह 1 रखें, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो R बराबर 0.53 एंगस्ट्राम, ये हमारे जो है परमाणु की त्रिज्या आ गई हाइड्रोजन की पहले कक्षा की। अगर n बराबर 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 53 का गुणा होगा तो 2.12 एंगस्ट्राम ऐसे कुछ आ जाएगा दूसरे कक्षा की त्रिज्या। n की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 4.77 एंगस्ट्राम तीसरे कक्षा की त्रिज्या। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन परमाणु के समस्त कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी देखिए R दिखाई दे रहा है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, माने जो जो कक्षा संख्या बढ़ती जाती है हाइड्रोजन परमाणु के कक्षाओं की त्रिज्या भी बढ़ती है। R का मान n पर डिपेंड करता है। और अब बच्चों हम लोग जो है त्रिज्या का मान निकाल लिए हैं और अब हम आपके सामने वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के वेग का और फिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का। तो गौर से देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखो ये हम चीजें ऊपर लिख दे रहे हैं कि जहां कहीं जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। mv स्क्वायर की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान R एक समीकरण था ये, mvr NH अपान 2 पाई ये दूसरा समीकरण था और ये तीसरा। तो इन समीकरणों का इस्तेमाल हमें जहां जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेग निकालें, तो R का मान जो आया हुआ है किसी समीकरण में रख दें तो वेग का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में R के मान को रखेंगे तो भी आ जाएगा, 2 में रखेंगे तो भी आ जाएगा। हमारा प्रयास R का मान रखकर वेग V का मान निकालना है और हम समीकरण 2 में रख के निकालेंगे। तो देखिए जरा, वेग का मान, इलेक्ट्रॉन वेग का मान, इलेक्ट्रॉन का वेग, तो समीकरण 2 में R का मान रखते हैं। गौर से देखिए समीकरण 2 mv इंटू R की जगह यही लगता रानी n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Z पाई E स्क्वायर m बराबर NH अपान 2 पाई। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दीजिएगा जरा कैसे करेंगे। कटिंग पिटिंग कर दे रहे हैं, m से m कट गया बेटा, v इंटू, गौर से देखो पाई से पाई कट गया, n और h यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो एक n और एक h और एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ये पूरा n स्वाहा हो गया। अपान ध्यान से देखिए ZE स्क्वायर यही तना बचा है और यहाँ पूरा ऊपर गायब हो गया है, नीचे 2 बचा हुआ है। अपने को v चाहिए तो v बराबर क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का वेग। गौर से देखो ये ऊपर चला गया, ZE स्क्वायर अपान ये फुल नीचे आ जाएगा, तो क्या नीचे आ जाएगा 2H एप्सिलॉन नॉट 1 अपान n, ये किसका वैल्यू आ गया, इज दैट क्लियर। वेग की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो ZE स्क्वायर ऊपर गया, H एप्सिलॉन नॉट 2 के बगल आ गया,
n ऐसे लिखा रहने दिए। तो ये हमारे पास बेटा वेग का मान आ गया। यहाँ हम चाहें तो जो आ गया है उसको समीकरण 4 के रूप में वेग बता दें। वेग v बराबर 1/n इंटू ZE²/2h/0। ये वेग का मान आ गया है, यही आया है ना। यहाँ पर एक और बात देखो जरा, हम इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ कुछ जो है लंतरानी करते हैं, ध्यान से देखो। ये जो इलेक्ट्रॉन का वेग आया है इसमें ये पूरा का पूरा पद कांस्टेंट है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 होता है, तो इसलिए यशपाल इलेक्ट्रॉन का वेग हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1/n E²/2h/0 होता है। और हमने कल कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर E का मान, 2 का मान, H का मान, ε0 का मान रख दें तो इस पूरे के पूरे कांस्टेंट की शामिलात वैल्यू 2.19 × 10⁻6 आ जाती है। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया v बराबर 2.19 × 10⁻6/n। यही है ना। अब n का मान अगर 1 रख दें तो पहली कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा 2.19 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। n का मान 2 रख देंगे तो दूसरी कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग 2.19/2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। तो हम इलेक्ट्रॉन का भिन्न भिन्न कक्षाओं के दौरान चक्कर के लिए वेग निकाल सकते हैं। और बच्चों यह भी स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग कक्षा संख्या के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो माने ज्यों ज्यों कक्षाएं बढ़ती जाती हैं इलेक्ट्रॉन का वेग कक्षा बढ़ने के साथ साथ घटता रहता है। तो ये हमारा एक फार्मूला डिराइव हो गया इलेक्ट्रॉन के वेग का। अब बेटा अब इसके बाद जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने का, तो इलेक्ट्रॉन की 3 तरह की ऊर्जा निकालते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा। यही तीनों थोड़ा ध्यान समझना क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल है, इम्पॉर्टेंट है। हाँ बच्चों बहुत है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं। अब के टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्या आप जानना चाहेंगे अब की टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, तरंग संख्या। कल एक टॉपिक पढ़ाए थे सूक्ष्म संरचना नियतांक। तो छोटा सा टॉपिक था V1/c, पहली कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रकाश के वेग का अनुपात सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। 1/137 मान होता है इसका, यही बताए थे ना। तो अब हम बताओ तो याद है, बाद में नहीं याद है। यहाँ ध्यान दीजिए जरा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और यहां निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऊर्जा हम सब साथ में निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा, कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की समस्त ऊर्जाओं को हम आपके सामने बोर्ड पर रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जब जो है भिन्न भिन्न कक्षा में चक्कर करता है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 12mv²। एनी डाउट? भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 12mv²। 12 इंटू, अच्छे बच्चे ध्यान दें, mv² की वैल्यू ये है कि नहीं बोलो? तो आ जाएगा ये 1/4πε0 ZE²/r, समीकरण 1 से। और ये बेचारी गतिज ऊर्जा आ गई 1/8πε0 ZE²/r, इक्वेशन 5। कोई दिक्कत? पक्का पक्का? यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक 2 आवेश यहाँ पर है। आपको याद होगा कि पहले लेसन में जो है हमने एक हेडिंग पढ़ाया था
आवेशों या आवेशी निकाय की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, यही था ना, यही था कि नहीं, याद है बेटा? अच्छा, स्नेहा ऊर्जा भी याद है। तो स्थितिज ऊर्जा स्नेहा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर, याद आया? बोल हाँ। तो अब यहाँ पर Q1 माने नाभिक का आवेश प्लस ZE, और Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश माइनस E, तो गुणा करेंगे तो माइनस पहले आ गया ZE स्क्वायर अपान आर। कोई दिक्कत? ये किसकी ऊर्जा आ गई बेटा? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। समझ आया? अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम संपूर्ण ऊर्जा निकालें तो सारे बच्चे ध्यान दें, संपूर्ण ऊर्जा का मतलब गतिज प्लस स्थितिज। ओके, देखते रहना। गतिज कितना है? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान आर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान आर। हल करो। हल करिए। ZE स्क्वायर अपान आर का मन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मन। अब बताओ, तो हिया तो पूरा फुल निकल के ऋण एक बचा हुए ना, हिया और हिया फुल निकल के हो तो 1/2 बचा हुए। 1/2 में एक गए, माइनस 1/2। ओके, तो प्यारे बच्चों यहां पर संपूर्ण ऊर्जा की लंतरानी आ गई, ये इक्वेशन 7। आंसर आ गया कि नहीं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा। एक और चीज, आर का मान n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Z पाई E स्क्वायर m रखने पर किसका मान रख रहे हैं? रखा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखा इंटू ZE स्क्वायर अपान, देखा क्या? आर की जगह धरा n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और Z पाई E स्क्वायर m, नीचे वाला ऊपर लिख दीजिए। कोई डाउट बेटा? और आगे देखो ध्यान से, कटिंग पिटिंग सेटिंग गिटिंग मीटिंग, पाई से पाई, Z और Z, E स्क्वायर नहीं मजा आया? Z स्क्वायर E पावर 4 इंटू m अपान 8 n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। कोनो दिक्कत? यहीं लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर 1/n स्क्वायर बहरे Z स्क्वायर E की पावर 4 अपान 8 H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऐसे आया कि नहीं? कोई दिक्कत?
किसका मान आया ये? आप कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा कक्षा संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमण पाती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। स्थितिज ऊर्जा, देखो एक मिनट, आवाज नहीं है। यहां हमारे सूत्र में ZE² था, 8 पाई एप्सिलॉन था, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन है, तो आएगा यही, बस माइनस है, माइनस आएगा और 8 के बजाय 4 आएगा ना। Z²/R की वैल्यू थी, तो क्या आएगा देखो, 1/n² Z² e⁴ अपॉन 4 h² ε0² into m। एनी डाउट? कह दो, कोई दिक्कत नहीं, कह दो। तो यहां क्या आएगा, ये तो वही चीज है, 1/8 पाई एप्सिलॉन Z²/R लिखा है कि नहीं, बस माइनस लगा, तो यहां यही चीज आएगी, माइनस लग जाएगा Z² e⁴ अपॉन 8 h² ε0²। कोई डाउट? वही चीज आ गई कि नहीं? तो ऊर्जा का एक सूत्र ये आया और एक ये आया, इसको हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन 8, ये इक्वेशन 9 और ये इक्वेशन। ऊर्जा के दो फार्मूले आ गए कि नहीं? एक फार्मूला ये आया था गतिज ऊर्जा का, एक आर का मान रखने पर आ गया, एक ये आया था और एक आर का मान, एक ये आया था, एक आर का मान। समझ आ रहा है? एक और चीज मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है, इसमें ऊपर नीचे CH से गुणा करना। किससे? चलो करो, ऊपर नीचे दोनों, 1/n², इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ऊपर क्या है, Z² e⁴m बटे Z² e⁴m बटे कितना गुणा करके आए हो? CH से 8CH³ ε0² इंटू CH। ऊपर नीचे दोनों करे है ना, पकड़ते ना आया, ऊपर भी CH से गुणा किए, नीचे भी। मजा आया? C से आ गया, H आ गया। अच्छी बात ये है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट मानोगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z हट जाएगा, 1 हो जाएगा, और पूरी की पूरी वैल्यू जो है क्या, m⁴ अपॉन 8CH³ ε0², ये जो है कांस्टेंट है। और एक चाचा थे, मर गए हैं, रेडबर्ग, उन्होंने ढूंढा था इसका मान, क्योंकि EM8CH एप्सिलॉन सब कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरे को रेडबर्ग नियतांक कहा जाता है। यहां एक कहानी लगा दे रहे हैं, H हेतु Z=1, Z गायब, बाकी सब क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। कौन कौन चीज रेडबर्ग कांस्टेंट है? M, Z ना पढ़ा भाई, m⁴ 8CH³ ε0²। तो अब सबको क्या लिखते हैं? R 1/n², किसी हमारे को मतलब है जाएगा, और इस फुल का हो गया R, और बहरी का हुआ है RCH/n²। ऊर्जा का एक और सूत्र आ गया, इक्वेशन 11। समझ में आया? इसे Z बराबर 1 हो गया है, और m यहाँ लिख देते, चूंकि R बराबर m⁴ अपॉन 8CH³ ε0² को R कहते हैं, 1.097
इसकी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर देखो जरा, ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, कोई डाउट? तो सूत्र आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट में, वहां भी सेट करो, सेट करें वहां भी। तो यहाँ सेट करने में सुविधा ये है कि यहाँ नीचे 8 है, यहाँ 8 नहीं, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा 8 हो जाएगा, तो -2/n², बाकी पूरा हुआ है, देख ले। RCH स्थितिज ऊर्जा के सूत्र, इक्वेशन 12, ये तो पूरा हुआ है, देख ले, चिन्ह रहा है बस। तो कुल ऊर्जा E बराबर -RCH/n²। नहीं मिलोगे, एक सूत्र ये ला दिए, एक ये और एक ही, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और बच्चों R का मान, C का मान, H का मान, सबका मान पता है आपको भी। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये R का मान कितना बताया बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 × 10⁻7। किसका मान? तो अगर अभी R का मान रखें 1.097 × 10⁻7, C का मान रखें 3 × 10⁸, H का मान, तो RCH हल करे पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवत है। कितना? चूंकि लिखिएगा R बराबर, R का मान कैसे आए, एमएस सबको मान है क्या, हम लिख देता है। ठीक है, R का मान है, तो अब RCH का मान, माने R का मान रख दो, C का मान रख दो, H का मान रख दो। RCH 1.097 × 10⁻7, 3 × 10⁸, 6.6 × 10⁻⁻, हल करे पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने जौन आवा ओकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल दे। समझ आए? तो अब सूत्रवन फिर बदल जाइए ना, बदल जाए ना, चला ताड़ा। अब यह हिसाब से गतिज ऊर्जा फार्मूला आ जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट/n²। ओके, और स्थितिज ऊर्जा फार्मूला आ जाए -2 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट/n²। और संपूर्ण ऊर्जा सूत्र आ जाए -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा की वैल्यूज आ गई, और आप इस तरह से किसी भी कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और ये सारी जो सूत्र है हाइड्रोजन परमाणु के लिए आए हैं, क्योंकि जेड का मान 1 रखे हैं। तो अब यहाँ पर देखो जरा, सूत्र थोड़ा जटिल दिखने लगे ना। ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी 9वीं कक्षा में चक्कर करे, तो 9वीं कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/8πε0 Ze²/r होगी, स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी, और इस लिहाज से संपूर्ण ऊर्जा इतनी होगी, या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी होगी, स्थितिज इतनी, और संपूर्ण इतनी होगी, या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा RCH/n², स्थितिज ऊर्जा -2 × RCH/n², और संपूर्ण ऊर्जा -RCH/n²। या इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्थितिज ऊर्जा -2 × 13.6/n², संपूर्ण ऊर्जा
-13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अलग अलग कक्षाओं में चक्र के दौरान इलेक्ट्रॉन की गतिज, स्थितिज, संपूर्ण ऊर्जा के कई सारे सूत्र हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग जो है कौन से सूत्र का यूज करते हैं, 13 नंबर वाला। हम लोग इसी सूत्र को पकड़ कर चलते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर 9वीं कक्षा में चक्कर कर रहा है तो उसकी ऊर्जा -RCH/n² होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है कभी किसी कक्षा में चक्कर करता रहता है, बाहर से ऊर्जा मिलती है तो अपनी कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आता है। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 9वीं कक्षा में चक्कर कर रहा हो तो 9वीं कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा -RCH/n² होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन 2वीं कक्षा में चक्कर करे तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी, -RCH/। अब n2 कक्षा से n1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन किसमें करे, प्रकाश फोटानों के रूप में करे। तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, E2 - E1। दोनों ऊर्जा का अंतर जो होगा डेल्टा E, वही तो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। तो जब E2 - E1 घटाओगे और उसको जो है आप hc/λ लिख दोगे तो लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम तरंग संख्या कहते हैं। और तरंग संख्या के आधार पर स्पेक्ट्रम प्राप्त किए गए हैं। जैसे आपको बताएंगे कि कई तरह के स्पेक्ट्रम, पाश्चन, रेकेट, फुंड, बामर, लाइमेन, तरह तरह के स्पेक्ट्रमों की प्राप्ति अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण हुई है। क्या बताएं हम समझे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 9वीं कक्षा में चक्कर करे तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा, शब्द सुनना, गतिज स्थिति नहीं बोले, संपूर्ण ऊर्जा -RCH/n²। और अगर इलेक्ट्रॉन 2वीं कक्षा में चक्कर करे तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा -RCH/n²। और इलेक्ट्रॉन अगर n2 कक्षा से n1 कक्षा में आए तो इसका मतलब उसके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन डेल्टा E बराबर E2 - E1। तो -RCH/n², -RCH/n², घटा देंगे। जब घटाओगे तो RCH बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/n1² - 1/n2²। और इधर क्या आएगा, इधर रहेगा hc/λ। तो RCH है, इधर hc है, hc कट गया, 1/λ आ गया। 1/λ बराबर R ब्रैकेट के अंदर 1/n1² - 1/n2²। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इस सूत्र को। 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं। तो 1/λ बराबर R ब्रैकेट के अंदर 1/n1² - 1/n2²। तो जब इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा से n2 कक्षा में जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य 1/λ बराबर R 1/n1² - 1/n2² आती है। अभी डेरिवेशन करा देंगे, जगह नहीं है इसलिए नहीं करा रहे हैं। और अब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी में जाए, पहली कक्षा से तीसरी में जाए, पहली से चौथी में जाए, पहली से पांचवी में जाए, तो n1 की जगह हम 1 लिखेंगे कि उत्सर्जन पहली कक्षा से हो रहा है, और n2 की जगह 2, 3, 4, 5 लिख देंगे। तो अलग अलग कक्षाओं में ऊर्जा उत्सर्जन के लिए अलग अलग जो है तरंगदैर्ध्य प्राप्त होगी। तो ये जो है तरंगदैर्ध्य जो मिलेगी बामर श्रेणी रहेगी। और जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से अन्य कक्षाओं में जाए तो फिर वहाँ पर n1 की जगह 2 लिखेंगे, n2 जगह 3, 4, 5 लिखेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग जो है स्पेक्ट्रम हम लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको ऊर्जा ज्ञात रहे, तभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की स्पेक्ट्रम या तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर पाओगे। एक चीज़ है, यहाँ इसको सुनने में देखने में टफ लग रहा है, अभी आप लगाने लगोगे सब बड़ा ईजी है, कुछ है नहीं, बस वैल्यू तो रखे हैं, लंबा भले दिख रहा है। और इसके बाद कल का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, कल प्लीज़ क्लास ज़रूर लीजिएगा।